हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज क्लास 12 का जो मैं टॉपिक आपको पेश कर रहा हूँ वो टॉपिक है टिश्यू कल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, एज ए शॉर्ट नोट्स बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये टॉपिक टिश्यू कल्चर, या इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम जो है वो है माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक ना। तो माइक्रो प्रोपगेशन, अब देखिए माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर जो है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का इन विट्रो कल्चर है। ये कैसा कल्चर है? इन विट्रो कल्चर है। इन विट्रो कल्चर का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम के बाहर, सेल के बाहर जो सिस्टम चल रहा है जिसको हम लोग लेबोरेटरी लेवल पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन विट्रो सिस्टम। तो इन विट्रो सिस्टम है मतलब लिविंग सिस्टम के बाहर कर रहे हैं हम लोग, लैब में कर रहे हैं हम लोग, एक अलग आर्टिफिशियल मीडियम में कर रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इट इज कॉमनली टेक प्लेस इन आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम, है ना। कह सकते हैं क्या? इन आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम, आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम में ये काम करवाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो टिश्यू कल्चर से काफ़ी रिलेटेड साइंटिस्ट माने जाते हैं। जैसे क्या? जैसे हर्बर्ट लैंड, क्या नाम है? हर्बर्ट लैंड। हर्बर्ट लैंड जो था, इन्होंने सबसे फर्स्ट प्रपोजल दिया था, फर्स्ट प्रपोजल ऑफ टिश्यू कल्चर। सबसे पहला प्रपोजल टिश्यू कल्चर का प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो हर्बर्ट लैंड। वहीं पे एक और नाम आता है जिन्होंने सबसे पहला सक्सेस उन्होंने लिया था, सबसे पहला उनको इस सेक्टर में सक्सेस मिला था, दैट वाज वाइट। दूसरे साइंटिस्ट का नाम आपको इम्पोर्टेंट है, वो है क्या? वाइट। इनका जो सोर्स था, सोर्स एक्सपेरिमेंट जो इनका था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब। सोर्स एक्सपेरिमेंट जो इनका था वो था टोमेटो रूट। टोमेटो रूट से ये टिश्यू को उन्होंने टिश्यू कल्चर करवाया था। उसका हम कह सकते हैं टोटिपोटेंसी टाइप का कंडीशन करवाया था। इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है स्टीवर्ट का नाम, है ना। इसके बाद क्या आता है? एक और साइंटिस्ट हैं, नाम है क्या? स्टीवर्ट। स्टीवर्ट जो थे उन्होंने टोटिपोटेंसी के बारे में बात की थी। इसके बारे में टोटिपोटेंसी, देखिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये टोटिपोटेंसी। देखिए टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है? जब आप एक आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम में किसी पर्टिकुलर टाइप के प्लांट के सेल को प्रोपगेट कर पाओ, उसको इतना ग्रोथ कर पाओ कि वो एक कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट कर जाए। मतलब इट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल और इवन एनी सेल to propagate into complete body of the source cell. ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप एक सेल, देखो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये प्लांट सेल में होता है, इट कैन कवर इवन द एनिमल पोर्शन। ये एनिमल पोर्शन को भी कवर करता है कि आप प्लांट हो या एनिमल हो, आप प्लांट और एनिमल के किसी भी सेल को लो और उस सेल को क्या करो? उस सेल को आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम प्रोवाइड करो, कंडीशंस प्रोवाइड करो और वो सेल कन्वर्ट कर जाए पूरे प्लांट के बॉडी में, पूरा कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे, दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ओके, व्हाट इज टोटिपोटेंसी? The
द प्रोसेस, टोटिपोटेंसी नहीं, एबिलिटी ही कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, किसी भी लिविंग सेल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल की यह एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू डेवलप into complete body under a specific condition. This is called totipotency. इसी को कहते हैं टोटिपोटेंसी, है ना, कि द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग सेल of multicellular organism to develop into complete body under the specific condition. एक स्पेसिफिक कंडीशन में अगर आप उस सेल को रखते हो ना, तो वो उसमें ये टेंडेंसी होती है, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं उसका, दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी. तो स्टेवर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था. इस कॉन्सेप्ट को देने का काम किसने किया था? स्टेवर्ड ने. और इन्हीं के द्वारा एक और कॉन्सेप्ट दिया गया था, दैट इज सोमैटिक एम्ब्रियो. क्या कॉन्सेप्ट था? सोमैटिक एम्ब्रियो, मतलब द एम्ब्रियो विच कैन बी डेवलप बाय सोमैटिक सेल. ऐसे तो जनरेटिव सेल जो होता है, जाइगोट जो होता है, वो एम्ब्रियो डेवलप करता है ना, बट हियर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस बाय द सोमैटिक सेल. एक्चुअली इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टोटिपोटेंसी का ही ये मॉडिफाइड फॉर्म था, है ना. फाइनली एक और साइंटिस्ट का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उनका, दैट वॉज कार्लसन. साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्लसन, है ना. तो कार्लसन के द्वारा क्या किया गया था भाई? तो उन्होंने प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन का काम किया था, मतलब प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करवाया था. क्या था? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने का काम किया था. ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि देयर आर सर्टेन साइंटिस्ट, हैवर्ट, वाइट, स्टेवर्ड एंड कार्लसन. Okay, so these are some specific scientists who are associated with the various concept of tissue culture, जिन्होंने टिश्यू कल्चर के अलग अलग कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था. ओके, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टिश्यू कल्चर में रॉ मटेरियल्स क्या होता है. हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो वही होगा, रॉ मटेरियल्स रिलेटेड टू टिश्यू कल्चर. ओके, तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट आर द वेरियस रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर के लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है वो एक्चुअली में आपको चाहिए टिश्यू का एक पार्ट और इवन सेल का एक पार्ट. मेन रूप से ये प्लांट सेल में ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है. तो हम लोग जो सेल और टिश्यू का जो फ्रैगमेंट्स लेते हैं इस पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट बोलेंगे. So the first raw material is what? Explant. Okay, what is explant? Explant क्या होता है? So these are the fragment of tissue or plant parts, है ना. या तो ये क्या हो सकता है? fragments of tissue हो सकता है, या फिर कह सकते हैं प्लांट पार्ट्स हो सकता है. अब देखो फ्रैगमेंट्स ऑफ टिश्यू और प्लांट पार्ट्स में ज़्यादा जो यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के लिए ये काम करते हैं हम लोग. तो फ्रैगमेंट्स ऑफ टिश्यू और प्लांट पार्ट्स जो हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा पार्ट माना जाता है आइदर एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम. इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा?
एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम मिलेगा कहां से? तो इसका जो सोर्स होगा वो क्या होगा? आइदर एपिकल बड और एक्सिलरी बड, है ना। या तो ये आपको एपिकल बड से मिलेगा या फिर एक्सिलरी बड से मिलेगा, आपको यही से ये सोर्स मिलेगा। एक्चुअली में ऐसा क्यों है, हम क्यों लेते हैं इसको? कहा जाता है कि दिस पार्ट ऑफ द प्लांट आर इवन वायरल फ्री, है ना। आप बैक्टीरिया का तो बात ही छोड़ दो, ये वायरल फ्री होता है ना। सो इट इज इवन वायरल फ्री, ये वायरल फ्री होता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है? अब बात करते हैं क्या कि जो कल्चरल आर्टिफिशियल कल्चरल मीडियम की हमने बात की थी ना, तो जो कल्चरल मीडियम हम लोग लेते हैं वो कल्चरल मीडियम में क्या होता है? सो एक्चुअली में नंबर ऑफ वाइटामिन्स होते हैं इसके अंदर। सुक्रोज होता है मीडियम को ग्रो करवाने के लिए, दैट इज अबाउट 2 to 4% सुक्रोज। अमीनो एसिड होता है, ग्लाइसिन यूज़ किया जाता है, कोकोनट मिल्क यूज़ किया जाता है, या फिर बनाना पल्प आप यूज़ कर सकते हो। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग 2,4-D बोलते हैं, है ना। साइटोकाइनिन एज ए हार्मोन्स के रूप में, फाइटो हार्मोन्स के रूप में यूज़ किया जाता है ना। और ये सारा सिस्टम आइदर जेल में यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अगर जेल, जो मीडियम अवेलेबल होता है दैट इज अगर जेल, और इवन एक्वेटिक मीडियम भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ कल्चरल मीडियम का, कि कल्चरल मीडियम का कंपोजिशन क्या होता है। अब देखो कल्चरल मीडियम के कंपोजिशन को अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने क्या बताया, सम वाइटामिन्स, कुछ वाइटामिन्स होते हैं, और क्या होता है भाई, तो 2 to 4% ग्लूकोज या सुक्रोज कर सकते हैं, ग्लूकोज नहीं कहेंगे हम, 2 to 4% सुक्रोज सॉल्यूशन लेंगे, 2 to 4% सुक्रोज सॉल्यूशन लेंगे। ग्लाइसिन लेंगे अमीनो एसिड के रूप में, मैं लिख रहा हूं, दैट इज ग्लाइसिन। एमिनो एसिड के रूप में क्या लिया जाता है, ग्लाइसिन। और जो मीडियम और भी जो मतलब ये होता है दैट इज आइदर कोकोनट मिल्क और इवन बनाना पल्प आप ले सकते हो, कोकोनट मिल्क या फिर बनाना पल्प, है ना। चूंकि ये अच्छा सोर्स माना जाता है ग्रोथ पर्पस के लिए, इंडोस्पर्मिक वगैरह होता है कोकोनट मिल्क जो होता है। चूंकि कोकोनट आपको जो पता होगा, कोकोनट मिल्क जो है वो क्या है, जब आप कोकोनट का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना दैट इज सॉलिड इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म, उसको जब क्रश करते हो ना तो मिल्की टाइप का सब्सटेंस आता है, दैट इज कोकोनट मिल्क एक्चुअली। तो कोकोनट मिल्क ले सकते हो। और हार्मोन्स के रूप में, फाइटो हार्मोन्स के रूप में आप क्या ले सकते हैं, तो 2,4-D का नाम सुना होगा आपने, दैट इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीन, है ना। ये ऑक्सीन का एक टाइप है। आप फाइटो हार्मोन में, प्लांट हार्मोन में आप पढ़े होंगे 11th क्लास में इसको। और साथ में साइटोकाइनिन का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। साइटोकाइनिन में भी क्या होता है, दैट इज बेंजाइल एमिनोप्यूरिन, बैक बोला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं बैक, बेंजाइल एमिनोप्यूरिन, है ना। तो इसका यूज किया जाता है कि काइंड ऑफ साइटोकाइनिन, आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है एक्चुअली में, तो इसका यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग बेसिकली इन्हीं सारे रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं इसके लिए, फॉर द मीन्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के लिए हम लोग ये सारे रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि व्हाट आर द वेज, वो तरीका क्या होगा जिससे आप टिश्यू कल्चर करोगे, मतलब टिश्यू कल्चर करने का जो बेसिक स्टेप्स होता है ना, हम लोग उसकी बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ द टिश्यू कल्चर।
तो देखिए, तो जब हम लोग बेसिक स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स है ना, टिश्यू कल्चर में स्टेप्स क्या होते हैं। देखिए टिश्यू कल्चर का सबसे पहला बात तो क्या हो गया कि आप एक्सप्लांट को बाहर निकालो, दिस इज कॉमन, मैंने पहले भी बताया एक्सप्लांट आपको चाहिए, टिश्यू का पार्ट चाहिए आपको। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सप्लांट जो आप ले रहे हो या फिर जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हो, क्योंकि टिश्यू कल्चर में वेसल्स चाहिए, नंबर ऑफ टूल्स चाहिए आपको, तो वो सारे को आपको स्टेरलाइज करना पड़ेगा, आपको पैथोजन फ्री करना पड़ेगा, है ना। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, स्टेरलाइजेशन। सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेरलाइजेशन, है ना। ये सही है, स्टेरलाइजेशन। ओके, तो स्टेरलाइजेशन जब हम लोग करवाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग उसको पैथोजन फ्री कर देते हैं। स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, टू मेक पैथोजेनेटिकली इनएक्टिव, है ना। पैथोजेनेटिकली हम उसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। तो जब आप स्टेरलाइजेशन करवाते हो तो यू हैव टू रिक्वायर सम स्पेसिफिक केमिकल, आपको एंटी माइक्रोबियल केमिकल चाहिए, आपको क्या चाहिए, एंटी माइक्रोबियल केमिकल चाहिए। और ये एंटी माइक्रोबियल केमिकल क्या होगा, तो ये एंटी माइक्रोबियल केमिकल होगा हाइपोक्लोराइट। क्या होगा वो होगा हाइपोक्लोराइट, है ना। बेसिकली यही एंटी माइक्रोबियल केमिकल जो होता है यूज किया जाता है स्टेरलाइजेशन में इन टिश्यू कल्चर। अब प्रोसेस क्या करेंगे, है ना। तो प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्सप्लांट लिया, है ना। और एक्सप्लांट जब आप लेते हो तो जनरली क्या होता है कि आइदर आप इन विट्रो ग्रोथ करवाओ, है ना, और दूसरा क्या होता है एक्सप्लांट टाइप, ठीक ना। एक्चुअली में एक्सप्लांट टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्सप्लांट टाइप क्या हो सकता है ना। हालांकि एनसीईआरटी में इसका बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि एक्सप्लांट टाइप जो होता है ना वो एक्चुअली में 4 टाइप का होता है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है, जैसे मैंने बताया एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का जो पार्ट होता है दैट इज एक्सिलरी मेरिस्टेम आप ले सकते हो। आप एम्ब्रियो का कल्चराइजेशन करवा सकते हो, आप एंथर का कल्चराइजेशन करवा सकते हो, आप प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन कर सकते हो, है ना। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ एक्सप्लांट, सब एक्सप्लांट है। हालांकि प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन जो है वो आपको पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे बताया क्या क्या हो सकता है, मेरिस्टेम हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम स्पेशली एपिकल और एक्सिलरी। आप एम्ब्रियो का करवा सकते हो, आप एम्ब्रियो का एक्सप्लांट के रूप में यूज कर सकते हो। आप एंथर का यूज कर सकते हो, एंथर का यूज कर सकते हो, जिसको कि महेश्वरी एंड गुहा दो साइंटिस्ट थे, काफी इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट, दोनों मिलके किए थे इसको। और आप क्या कर सकते हो, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवा सकते हो, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इससे जो प्रोडक्ट आएगा ना उसका भी आप एज एक्सप्लांट यूज कर सकते हो। ओके, अगर जनरल वे में हम लोग देखें तो इन विट्रो, चूंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसका, इन विट्रो का, तो इन विट्रो को अगर हम लोग देखें तो क्या करते हैं भाई, हम लोग एक्सप्लांट लेते हैं और उसको मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। ये मीडियम क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लांट है, इस एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे भाई 2 to 4 वीक्स के लिए, 2 to 4 वीक्स के लिए हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देंगे। किस में डालेंगे, मीडियम में डालेंगे। और ये मीडियम क्या कंसिस्ट करेगा, इस मीडियम के अंदर देखिए क्या होगा, तो इस मीडियम में होगा अगर जेल, क्या होगा, अगर जेल होगा, साथ में क्या होगा 2,4-D, ये बेसिक, ये मेन मीडियम है आपका। और क्या होगा, बैप, याद होगा आपको, मैंने बताया था बैप अभी थोड़ा देर पहले बात हुआ, इट इज ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन, है ना। अब क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो ये 2 to 3 वीक्स के अंदर या 2 to 4 वीक्स के अंदर इट इज डेवलप इनटू कैलस, ये कैलस में डेवलप कर जाएगा। ये कैलस क्या है भाई, इट इज द कलेक्शन ऑफ सम
अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्या है ये कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। आप इसको टिश्यू नहीं कर सकते, ये टिश्यू नहीं है। टिश्यू क्या होता है, मॉडिफाइड कर जाता है सम स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ये मॉडिफाइड नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बस ये एक कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। अब हम क्या करते हैं कि इस कैलस को हम डालते हैं फ्रेश मीडियम में। ये वही फ्रेश मीडियम है जो मैंने आपको बताया कि सुक्रोज होगा और भी ऑक्सिन होगा, बैक होगा, ऐसे बेसिकली कहा जाता है कि इस फ्रेश मीडियम में डालने का पर्पस क्या है। एक्चुअली में इसमें साइटोकाइनिन दैट इज बैक का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बैक करेंगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बैक। तो जब आप हाई कंसंट्रेशन ऑफ बैक करोगे ना इसके अंदर, तो क्या होगा, उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। मतलब नाउ द अनडिफरेंशिएटेड सेल गेट डिफरेंशिएटेड, इसमें डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। मतलब इसका पर्पस क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब अब वो ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा। ऑर्गेनोजेनेसिस करने का मतलब क्या, कि उसका सूट सिस्टम डेवलप करना शुरू कर जाएगा, है ना। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब सूट सिस्टम डेवलप कर जाएगा और उसमें रूट सिस्टम आना शुरू हो जाएगा, है ना। तब जाकर के फिर हम इसको ट्रीट करेंगे किससे, ऑक्सिन से, 2,4-D से, और तब जाकर के इसमें क्या होगा, रूट आ जाएगा। और जब ये रूट सिस्टम इसमें डेवलप कर जाए ना, नाउ यू हैव टू ट्रांसफर दिस इनटू प्रिपेयर्ड सॉइल। अब आप उसको प्रिपेयर्ड सॉइल में डाल दीजिए, वो नए प्लांट में डेवलप कर जाएगा, है ना। कैलस का जो कंपोनेंट्स है जिसमें कि ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो चुका है, उसको आप एज ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के रूप में उसका ग्रोथ करवा सकते हो, ऑक्सिन से ट्राई करके, ऑक्सिन का यूज़ करके, जिससे कि रूट का जनरेशन शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये स्टेप्स हो गया। एक मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता दूं क्या क्या मैंने बताया। सबसे पहले क्या करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट करते हैं। हाइपोक्लोराइट में हम सारी चीज को आइदर एक्सप्लेंट और द टूल्स विच आर यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। नाउ उसके बाद क्या करेंगे भाई, एक्सप्लेंट को हम क्या करेंगे, एक मीडियम जो था मेरा, जो कॉमन मीडियम था, 2,4-D था, 2-4% सुक्रोज था, विटामिन्स था, सब मिनरल्स है, अगर जेल है, वो सारे के अंदर हम लोग उसको डाल देंगे लगभग 2 से 4 वीक के लिए। अब क्या होगा, नाउ दैट कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू एक्सप्लांट get develop into undifferentiated mass of the cells that are called callus. अब आपको क्या करना है, you have to select the component of callus. callus को आप तोड़ भी सकते हो उसको, है ना, और उसको फ्रेश मीडियम में डालना है। लेकिन उस फ्रेश मीडियम में सबसे पहले जो हम लोग ट्रीट करेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज बैक का यूज करेंगे हम, है ना, आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन का यूज करेंगे। तो बैक का जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनोजेनेसिस जब होने लगेगा तब क्या होगा भाई, उसका सूट सिस्टम और रूट सिस्टम के टिश्यूज आने लगेंगे उसमें। फाइनली आपको रूट को डेवलप करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। जब आप ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रूट सिस्टम और ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, और उसके बाद आप उसको निकाल करके सॉइल में ट्रांसप्लांट कीजिए, और वो एक वेल डेवलप नॉन पैथोजेनिक स्टेरलाइज प्लांट और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का प्लांट आपको मिल जाएगा। ओके, तो जनरली ये उस सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है जो नॉर्मल प्रोसेस से, सीडिंग प्रोसेस से वो डेवलप नहीं होता है ना। जैसे भाई क्या, तो आप सैंडलवुड का यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं ऑर्नामेंटल पर्पस वाले प्लांट, जैसे ऑर्किड्स हो गया, बहुत सारे ऑर्नामेंटल पर्पस हो गए। इवन आप केसर वगैरह का जो होता है उसका डेवलपमेंट किया जाता है इस माइक्रो प्रोपगेशन प्रोसेस से। ओके, तो इस तरह से आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहने के लिए।